हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत प्रिवलेंट क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, पेपर किस लेवल का आएगा, कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। क्योंकि वो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स दे रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स में अलग अलग स्कोर आ रहा है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं सिलेक्शन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा स्कोर जो है वो उस लायक है कि नहीं है। तो चलो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत ना मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है और बहुत सारे बच्चों के बहुत अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ या पेपर का लेवल डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोचिंग से प्रेडिक्ट कर रखा है कि इस बार की केमिस्ट्री बहुत टफ आ जाएगी, कुछ कह रहे हैं बहुत फिजिक्स बहुत टफ आ जाएगी। किसी को पूरी इंडिया में नहीं पता पेपर इस बार कैसा आने वाला है। इस बात को बिल्कुल फिक्स अपने दिमाग में फिट कर लो कि किसी को नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है। जो भी बोल रहा है कि पेपर ऐसा नहीं, फलाना ऐसा आएगा वैसा आएगा, वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ पेपर बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले अब देखो, ये प्रोसेस किसी को ढंग से नहीं पता और ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस भी होती है, तो किसी को ढंग से नहीं मालूम कि पेपर बनाया कैसे जाता है। मोटा मोटा जो प्रोसेस फॉलो होता है, जिस चीज़ का एक अंदाज़ा है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे इंडिया से फैकल्टीज़ डिसाइड किए जाते हैं जो क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे आपके जोलॉजी के हों, बॉटनी के हों, केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों। ये क्वेश्चंस अलग अलग फैकल्टीज़ से मांगे जाते हैं कि आप लोग अपने क्वेश्चंस दीजिए। ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी फैकल्टी क्वेश्चन बना रही है ये भी किसी को पता नहीं होता। ठीक है, पहले फैकल्टीज़ डिसाइड होती हैं, फैकल्टीज़ बनाती हैं क्वेश्चन, वो अपने भेजती हैं। अब क्या होता है, जब पेपर बनाया जाता है, आपको भी अगर कल को आप कोई पेपर डिसाइड कर रहे होगे या कोई भी सीनियर फैकल्टी जब पेपर बनाती है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये समझते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं। जब पेपर बनाया जाता है तो आपकी कोचिंग के पेपर नहीं देखे जाते हैं कि आपकी कौन सी कोचिंग क्या क्वेश्चन पूछ रही है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रही है। हरदम ये देखा जाता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस में एक्चुअली बच्चों से क्या पूछा गया था। ठीक है, तो ये फैकल्टीज़ देखते हैं नीट का पेपर, ओके, और ये देखते हैं कि आज तक क्या पूछा गया, क्योंकि इनको 25 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सबको कैटर करना है। ऐसा नहीं है कि इनको केवल किसी पर्टिकुलर कोचिंग के बच्चे देखने हैं। तो ये जो फैकल्टीज़ होते हैं, ये ओवरऑल पेपर का ट्रेंड देखते हैं कि आज तक क्या पूछा गया है। अब आप अगर 2024 जिसमें पेपर बहुत इजी था या 2025 जिसमें पेपर बहुत टफ था, इन 2 साल को हटा दो, तो इसके अलावा अगर आप पूरा देखोगे ट्रेंड नीट का, तो नीट का पेपर हरदम मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, कभी पेपर बहुत ईजी नहीं रहा, कभी पेपर बहुत टफ नहीं रहा। सो द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग पेपर दिस ईयर इज ऑल्सो ऑफ मॉडरेट लेवल। क्योंकि अभी तक की अगर देखो, पॉसिबिलिटी संसार में किसी भी चीज़ की कुछ भी हो सकता है एक्सेप्शनली। हम पॉसिबिलिटी पे नहीं चलते, हम चलते प्रोबेबिलिटी पे कि इस बार की प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी हरदम जो चीज़ आज तक सबसे ज़्यादा होती रही है वही होने की है। ठीक है, अगर एक बेल शेप कर्व हम बनाते हैं कि ये पेपर है बहुत इजी और ये पेपर अगर हम मान के चलते हैं बहुत टफ, लेकिन ये वो पेपर है जो हर साल आता रहा है पिछले 15-20 सालों में, तो यहाँ ये पेपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो मॉडरेट लेवल का होगा। डोंट गो आफ्टर वेरी इजी पेपर एंड डोंट थिंक अबाउट वेरी टफ पेपर, बिकॉज ये एक्सेप्शनल पेपर्स होते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अब क्या होता है, जब एक फैकल्टीज अपने क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन बैंक बनता है ना, वहाँ से एक हमारा जो एल्गोरिदम होता है या जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो रैंडमली सिलेक्ट करता है क्वेश्चन। मतलब फाइनल पेपर क्या बनेगा या किसी को पता नहीं होता। फाइनल पेपर पूरे इंडिया में किसी को भी पता नहीं होता कि फाइनल पेपर फाइनली क्या बना और बच्चों के हाथ में क्या आएगा। इट इज़ ऑलवेज ए रैंडम प्रोसेस। दैट इज़ वाई कोई भी इंसान अगर ये कह रहा है कि उसको पता है कि पेपर इस बार ऐसा आने वाला है, वैसा आने वाला है, प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो भी हवा में केवल तुक्का ही मार रहा है। ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी तक के जो हमारा इतिहास रहा है नीट का, वो देख करके बता रहा हूँ कि अगर पिछले 20 साल के आप पेपर देखोगे, उसमें से 2 पेपर आप हटा दो, एक पेपर जो बहुत इजी था और एक पेपर जो बहुत टफ था, उसके अलावा 18 पेपर को देखोगे, वो मॉडरेट लेवल का है। देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि पेपर फिर से मॉडरेट लेवल का ही आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, कितना ही पेपर कैसा भी आ जाए, एग्जाम में तुमसे बनने इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही है। टफ क्वेश्चन तो वैसे भी एग्जाम में नहीं होने वाले, इसलिए उनके पीछे भागने का तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता। ओके, सो द पेपर कुड बी एनीथिंग। इट कैन बी ईजी, इट कैन बी वेरी टफ। अगर बहुत ईजी है पेपर तो तुम एग्जाम में अपने आप उसको सॉल्व कर लोगे। पेपर बहुत टफ होगा तो वो क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में वैसे भी नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली फाइनली तुम्हारे पास 2 ही तरह के क्वेश्चन बचते हैं करने के लिए एग्जाम में, एक तो ईजी और दूसरा मॉडरेट। टफ क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट के 20 दिन बचे हैं, मत पढ़ो, मतलब मत पढ़ो। सो वॉट इट मीन्स फॉर यू, आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो कि अभी है पेपर की मॉडरेट लेवल आने की, उसके लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट कोई भी जेईई के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, और कट ऑफ की एक बार बात कर देते हैं। अगर इजी पेपर आया था जैसे 2024 में था, कट ऑफ गई थी अप्रॉक्सीमेटली 650 मार्क्स। मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर
जो कि आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर वो आता है तो आपकी कट ऑफ जाती है 570-580 मार्क्स के आसपास। और अगर टफ पेपर आता है जैसा 2025 में आया था तो आपकी कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 530 के आसपास। ओके, तो अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर दे रहे हो, उसमें आप देखते हो कि पेपर इजी था और आपके 650 के आसपास आ रहे हैं, मतलब आप बहुत इजीली सेफ हो, इवन 600 से ऊपर भी हो आप, तो आप मान के चल सकते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर में अगर आप 550 के आसपास भी पहुंच रहे हो, इट्स अ गुड स्कोर। और टफ पेपर में अगर आप 500 क्रॉस कर रहे हो, इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिनको क्यूरियोसिटी है कि सर मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, मैं सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, ईजी पेपर में अबव 620-630, मॉडरेट पेपर में अबव 550 एंड टफ पेपर में अबव 500 इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। कीप डूइंग दैट। अगले 20 दिन में आप अपने इस परफॉर्मेंस को अगर मेंटेन करते हो, फाइनल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, सो एक गलती बच्चे कर रहे हैं जेई लेवल के क्वेश्चंस करने की, लास्ट के 20 दिन बचे हुए, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो वैसे कभी भी नहीं था पूरे साल में, लेकिन कई लोगों ने बहुत हवा बना रखा था कि नहीं फिजिक्स में बहुत अच्छी करके जाना है। अब जितने लोगों ने बहुत अच्छी साल भर फिजिक्स करी थी ना, अब कहाँ हो तुम लोग? क्या कैसी चल रही है तैयारी, अब बताओ। साल भर खूब करी थी ना फिजिक्स, कितना आ रहा है स्कोर? कमेंट करना, थोड़ा मेरे को बताना, जिसने साल भर बहुत अच्छे से जेई की तैयारी करी थी ना, जो फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब मुझे अपना फाइनल स्कोर बताना, अब तुम्हारा इस टाइम पे स्कोर क्या आ रहा है? व्हाट अबाउट बायो? बायो तुम्हारा कैसा है? ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में देखो, एक्सट्रीमली लेंदी अगर बायो आ रही है या केमिस्ट्री आ रही है या फिजिक्स के बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अब तुम छोड़ दो, घर पे आके भी सॉल्व मत करो, उन क्वेश्चंस को करने का अब टाइम नहीं बचा। बायो में अगर बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बायो के क्वेश्चन फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में अगर आपको लगता है बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ना है, घर आके भी नहीं देखना है। एक क्वेश्चन को करने में मुझे अगर 1 घंटे का टाइम लगे तो मैं क्या करूँगा ऐसे एक कॉन्सेप्ट को सीख करके, जो क्योंकि 20 दिन बाद मेरा पेपर है। सो इट्स नॉट द टाइम टू डू ऑल दिस। देखो, बहुत टफ पेपर और बहुत ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चंस के पीछे जाने के मैं किसी टॉपर को भी नहीं बोलता एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा स्कोर हर टेस्ट सीरीज़ में 600 नंबर से ऊपर आ रहा है, अगर तुम ऑलरेडी बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप पे हो, हर लेवल ऑफ पेपर में तुम 600 कर ले रहे हो, और तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगा कुछ उटपटांग क्वेश्चन करने से, तो मे बी यू कैन गो फॉर इट। स्टिल इट्स नॉट ए गुड एडवाइस। ओके, यू डोंट हैव टाइम इन लास्ट 20 डेज। सो अगर आप बहुत बड़े तुर्रम खान हो, आपके 650 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है कि 2-4 उटपटांग क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो कर लो। बट उसका फ़ायदा तुम्हें अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे तो नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी करने की इच्छा है तो कर लो। ओके, अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में टॉप 10% में आ रहे हैं, देन यू आर सेफ। आप मान के चल सकते हो, मतलब अगर किसी टेस्ट सीरीज़ में अगर मान लो 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आपके 5,000 के अंदर रैंक आ रही है, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक है, तुम सेलेक्ट हो सकते हो। सेलेक्ट हो ही जाओगे गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकते हो, देयर इज़ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। टॉप 5% के अंदर और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, टॉप 1% के अंदर और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन टॉप 10% से अगर आप नीचे हो, देन यू स्टिल नीड हार्ड वर्क इन योर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बल्क वही बनाते हैं, सेलेक्ट वही कराएंगे, फिजिक्स सेलेक्ट नहीं कराएगी, ठीक है। सो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दे मेक द बल्क स्कोर। अगर तुम अपनी फिजिक्स इंप्रूव करनी है, पहले बायोलॉजी इंप्रूव करो, फिर केमिस्ट्री इंप्रूव करो। एक बात समझो, बायो और केमिस्ट्री अगर अच्छी हो जाती है तो क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद बायो और केमिस्ट्री को बहुत कम टाइम देना पड़ता है। बायो बहुत जल्दी हो जाती है, केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी होने लगती है। एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारी पकड़ उन दोनों सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी आ जाती है कि तुम्हारे पास टाइम बचता है फिजिक्स करने का। उस टाइम पर तुम टाइम दे सकते हो फिजिक्स को। लेकिन अगर तुम चाहो कि तुम फर्स्ट डे से फिजिक्स पे लग जाओ, बायो केमिस्ट्री को इग्नोर कर दो, क्योंकि देखो 3 महीने पहले जिन बच्चों को मैंने सलाह दी थी कि तुम लोग सब छोड़ के पहले बायो के पीछे लगो, उन बच्चों ने पहले बायो अपनी सही करी, उनका बायो में स्कोर 320 से ऊपर आना शुरू हुआ। फिर उन्होंने मार्च में अपना केमिस्ट्री इंप्रूव किया और अब वो कर रहे हैं फिजिक्स, क्योंकि अब उनके पास टाइम है फिजिक्स करने का, ठीक है। तो वो फिजिक्स इंप्रूव कर ले रहे हैं। और वो बच्चे जिन्होंने बात नहीं मानी थी, जिन्होंने फरवरी और मार्च में फिजिक्स केमिस्ट्री किया था, वो बच्चे अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री देखो इंप्रूव हुई नहीं, 15-20 नंबर भी बढ़ पाए। अब बायो उनकी इतनी खराब है कि अब 1 महीने में उनको उसके इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं लग रही। सो ऑलवेज गो आफ्टर बायो फर्स्ट, क्योंकि उसमें इंप्रूव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम तो मांगती ही है इंप्रूव होने में। सो बायो एंड केमिस्ट्री विल मेक योर बल्क स्कोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। अगर आपकी बायो केमिस्ट्री वीक है, पहले बायो और केमिस्ट्री के पीछे जाओ, सबसे पहले बायो के पीछे जाओ, फिर केमिस्ट्री के पीछे जाओ। एक चीज़ और, बच्चे एक चीज़ मुझसे कहते हैं, सर एग्ज़ाम में हम पेपर दे रहे हैं, ओके, और बायो का पेपर कभी कभी बहुत लेंदी आ जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। फाइनल एग्जाम में भी अगर तुमको बायो का पेपर लेंदी मिलता है, फिर से सुन लो, चाहे कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कोई सा भी पेपर दे रहे हो, बायो का पेपर अगर लेंदी आता है, आने दो, तुमको पहले बायो को ही टाइम देना है प्रॉपर्ली। नॉर्मली आप 45 मिनट्स देते हो, ठीक है, नॉर्मली आप 45 मिनट्स देते हो सकता है मजबूरी में आपको 50 मिनट देना पड़े बायो को, कभी कभी हो सकता है 1 आवर भी देना पड़े अगर बायो बहुत लंबी आ रही तो, या 1 आवर 10 मिनट्स भी देना पड़े, लेकिन पहले प्रायोरिटी बायो ही है। तुम बायो को ढंग से करोगे ही करोगे, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस इजी होते हैं करना। एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसके क्वेश्चंस न सिर्फ अटेम्प्ट कर लोगे, सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो कभी ये नहीं सोच के चलना है एग्जाम में कि फिजिक्स छूट रही है, केमिस्ट्री छूट रही है,
क्या करें, बायो में बहुत टाइम लग गया, लग जाने दो, बायो को टाइम लगता है, लगने दो, बायो इज सपोज्ड टू गिव यू द बेस्ट स्कोर, बायो में टाइम लगता है, लग जाने दो, वो टाइम तुम्हारा कम होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। छूटेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, छूटेंगे, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बायो में टाइम ज़्यादा लग रहा है, फटाफट जो चीज़ आती थी वो भी अंधाधुंध लगाते गए, अल्टीमेटली कराए नेगेटिव मार्किंग, कराए सिली मिस्टेक्स, और लास्ट में फिर फील हुआ अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री तो बनी नहीं, बायो में जो क्वेश्चन ईजी आते थे वो भी रह गए, ओके वो भी गलत हो गए। ऐसा नहीं करना है। इफ़ बायो नीड्स टाइम, गिव इट प्रॉपर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना सीखो, आपको आगे जीवन में बहुत काम में आएगा। अगर नहीं भी हो पा रहा, टाइम लग भी रहा, तो भी बायो को टाइम देना है। फिजिक्स इज़ योर लास्ट प्रायोरिटी, एग्जाम में भी फिजिक्स आपकी लास्ट प्रायोरिटी है। छूट जाएंगे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में छूट जाएंगे, फिजिक्स के छूट जाने दो। अगर पेपर उस हिसाब का बना है कि तुम्हारे 25 क्वेश्चन छूटना अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो छूट जाने दो, बट बायो एंड केमिस्ट्री ढंग से करके आना। एंड एक चीज़ और, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर अगर केमिस्ट्री टफ आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है, तो तुम पहले राउंड में करोगे बायो, मैक्सिमम क्वेश्चन बायो को सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, उसको तुम गोला लगा के आगे बढ़ जाओ, वो तुम सेकंड राउंड में करो, लेकिन पहले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बायो के बन जाएंगे। जब आप केमिस्ट्री करते हो, अगर बाई चांस केमिस्ट्री पेपर में बहुत टफ आ गई तो केमिस्ट्री के फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन बन जाए वो कर लो, उसके बाद गोला लगाओ, आगे बढ़ जाओ, फिर चले जाओ फिजिक्स पर। फिर फिजिक्स के फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ईजी क्वेश्चन बन जाते हैं, कर लो, क्योंकि अगर केमिस्ट्री टफ आई तो फिजिक्स उस टाइम पे थोड़ी सी मॉडरेट लेवल आएगी, ईजी आएगी, ठीक है। केमिस्ट्री पे फिर आना आप सेकंड राउंड पे बाद में, तब करना टफ क्वेश्चंस को, पर पहले बायो निपटाना, उसके बाद केमिस्ट्री पर ही आना, केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस करना। अगर बहुत टफ आ जाती है केमिस्ट्री, गोला लगा के आगे बढ़ जाना, फिर चले जाना फिजिक्स पे, फिजिक्स सॉल्व करके आना, सेकंड राउंड में केमिस्ट्री के जितने भी टफ क्वेश्चंस हो तब सॉल्व करना। ऐसा मत करना कि केमिस्ट्री अगर टफ आ गई और केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाओ कि नहीं मुझे पहले सेकंड प्रायोरिटी मेरी केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री ही करता रहूँगा, भले फिजिक्स पर मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। नहीं, केमिस्ट्री टफ आ जाए, फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन बने करो, बाकी क्वेश्चन को गोला लगाओ, फिजिक्स पर चले जाओ, क्योंकि फिजिक्स तब ईजी आएगी, फिजिक्स थोड़ा सा तुम्हें मैनेज करना ईजी पड़ेगा, ओके। ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी को नहीं पता, अगर आ जाए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ निपटना कैसे है एग्जामिनेशन हॉल में, तुम्हारी मेंटल थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, बच्चे बार बार कह रहे हैं टाइम कम पड़ रहा है एग्जाम में। बायो तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हें टाइम कम नहीं पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बायो तुम्हारी ख़राब होगी तो तुम्हारा बायो इतना टाइम खा जाएगी, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम कम पड़ेगा। इसलिए टाइम सेव करना है, बायो यूज़ करो, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, ओके। एक गलती बच्चे और कर रहे हैं, इस समय जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए, यार टाइम नहीं बचा अब, है ना, 20 डेज़ का टाइम है, यू जस्ट हैव 20 डेज़, यूज़ दिस टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। मत जाओ किसी एग्ज़ाम सेंटर, मत जाओ कहीं पर कोई पेपर देने के लिए, घर बैठो, 3 घंटे पेपर देना घर पर दो, सुबह से उठो, सबसे पहले पेपर दे लो, 3 घंटे पेपर दे करके घंटे 2 घंटे में उसको एनालाइज करके फ्री हो, 1 घंटे सो लो, उसके बाद उठ के अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। इस टाइम पर जितना तुम अपनी सेल्फ स्टडी से निकाल लोगे उतना कोई पेपर देके नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस भी अपना बिल्डअप करना है, उसके लिए चाहिए कि तुम्हें जो चीज़ें आती हैं वो प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाएं। फोकस and give time to self study, not in going and commuting to the examination center. It will not help you that much, but your self study will help you a lot, ठीक है। use this time for self revision and that's it for my side। देखो भाई, इस समय जितना तुम अपने आप को आइसोलेट करके लास्ट के 20 दिन में जितना पढ़ पाओगे, जितना कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 400 से लेकर के लोगों का स्कोर जो है ना 550 तक इम्प्रूव होते बहुत इजीली देखा। 400 से लेकर के 550 तक जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये किया जा सकता है। बट अगर आपने पहले प्रॉपर्ली पढ़ाई करी हुई है और अभी सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है तब, ओके। एंड एज़ पर टेस्ट सीरीज स्कोर आपका बहुत फ्लक्चुएट होगा, उसको देख के घबराना नहीं। अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर दो ताकि तुम्हें पता रहे कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा क्या आ रहा है। एंड रैंक ज़्यादा मैटर करती है, स्कोर मैटर नहीं करता। एंड आपके पेपर के लेवल के हिसाब से आपको देखना है आपका स्कोर इजी पेपर में 600 से ऊपर हो, मॉडरेट पेपर में 550 से ऊपर हो और टफ पेपर में 500 से ऊपर हो। इतना मोटा मोटा अपना हिसाब लेकर के चलना है। उसके बाद भी अगर स्कोर ख़राब भी आ रहा है तो घबराना नहीं है। नीट का पेपर बहुत स्टैंडर्ड बनता है क्योंकि वो बनाते हैं बहुत सारे डिफरेंट फैकल्टीज़ मिला करके, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और क्या हो। सो कीप वर्किंग हार्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एट Dr. Saurabh Jain AIIMS. You can telegram me, I will reply to you, and best of luck, keep working hard.